नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके PYQs जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहला, साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन। हमने डिस्कस किया था साउंड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कौन सी मीडियम में होगी। 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो होती है सॉलिड में, उससे कम वाटर में और एयर में सबसे कम होती है, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, तो एक वाइब्रेशन को दूसरे पार्टिकल तक वो जल्दी पास कर देते हैं। तो इनमें से सॉलिड कौन सा है? देखो, वैक्यूम, एयर, वाटर। तो स्टील सॉलिड है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी इनमें से साउंड की। अगला देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आपको बताई थी एक रेंज 330 से लेके 345 तक, 45 मीटर पर सेकेंड। ये सब एयर में ही साउंड की वेलोसिटी है। टेम्परेचर वेरी करेगा तो टेम्परेचर के साथ ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगला है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। अभी जैसे बात की हमने कि वेलोसिटी मैक्सिमम सॉलिड में होती है, तो एयर, लिक्विड, मेटल, वैक्यूम, इसमें से सॉलिड आपके पास होगा मेटल, तो इसी में सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है VAVWVS रिप्रेजेंट कर रहा है अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड स्टील, तो कौन कैसे किस तरह से वेरी करेगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो सबसे ज़्यादा होगी स्टील में, उससे कम होगी आपके पास वाटर में VW, और सबसे कम होगी V एयर में। तो ये इस तरह से होगा, वेरी करेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एयर में सबसे कम, फिर वाटर में, और सबसे ज़्यादा स्टील में होगी। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच शुड मिनिमम डिस्टेंस बी बिटवीन द सोर्स एंड साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो दैट एन इको कैन बी हर्ड क्लियरली। ये हम भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सब मिनिमम डिस्टेंस एक इको प्रोड्यूस करने के लिए एक जो ऑब्जेक्ट होगा जो आपकी आवाज़ को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है आप तक, वो आपसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 17 मीटर्स का वो डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, अ साउंड वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज़। ये थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया। अगर फ्रिक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज़ की एंड इट्स वेवलेंथ इतनी दी है आपको, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से किस फॉर्मूला से जुड़े हुए हैं। तो आपको मालूम है वेलोसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड में जो डिस्टेंस होगा वो किस तरह से होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो वेवलेंथ होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो वेवलेंथ होगी। तो डिस्टेंस वेव में होता है वेवलेंथ और टाइम होता है टी। एक और रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम में, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होती है। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख सकती हूँ, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकती हूँ लैम्डा और 1/t को मैं साथ में लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये एक रिलेशन होता है जिससे आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ से आप वैल्यूज रख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल जाएगी। वेलोसिटी आपको वेवलेंथ कितनी दी है? 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 35 सेंटीमीटर में 35 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 4 किलोहर्ट्ज़। किलोहर्ट्ज़ मतलब 4000 हर्ट्ज़, है ना। तो ये कर दिया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, मतलब 1400 मीटर पर सेकेंड आई वेलोसिटी। पर आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है टाइम जो उसको लगेगा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के लिए। अब आप फॉर्मूला लगा दो सीधा, आपको डिस्टेंस बोला है 3 किलोमीटर, मतलब मीटर में करेंगे तो 3000 मीटर, और वेलोसिटी है 1400 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 3000 और वेलोसिटी कितनी निकाली आपने 1400। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14 से 30 डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 बचेगा 0, 14 एकम 14, 6 बचेगा 0, 14 चौके 56, तो 2.14 सेकेंड, ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपके पास में। तो यहाँ से फॉर्मूला बस याद रखना है, ये वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज पिच विच डिपेंड अपॉन। अब यहीं पे बता देती हूँ, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं साउंड के। वो क्या क्या होता है? पहला है पिच, फिर है लाउडनेस और एक होता है क्वालिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड के। पिच होती है कि आवाज़ जो कितनी श्रिल है, श्रिलनेस ऑफ द साउंड, वो किस पे डिपेंड करता है? पिच पे डिपेंड करता है। और पिच क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे जो फीमेल्स होती है उनकी पिच मेल के कंपैरिजन में हाई होता है, मतलब उनकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। वैसे ही मॉस्किटो की पिच उससे भी ज़्यादा होती है। मॉस्किटो की कितनी श्रिल आवाज़ आती है रात को, है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है आवाज़ की, तो इसलिए उसकी पिच ज़्यादा है। तो पिच डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। वैसे ही लाउडनेस, कौन कितना ज़ोर से बोल रहा है, किसकी आवाज़ में कितना ज़्यादा बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड पे आपकी जो आवाज़ है उसका एम्पलीट्यूड कितनी ऊंची जा रही है, वो एक आवाज़ ऐसे जाएगी, एक इस तरह से जाएगी, तो ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो मतलब लाउड ज़्यादा हो जाएगी आवाज़। फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? फ्रीक्वेंसी इस तरह से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई ऐसी जल्दी तेज़ जा रही है जो मतलब 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है, ज़्यादा यहाँ से साइकिल कंप्लीट कर रही है अपने, उसके फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी तो पिच ज़्यादा, लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। मतलब ये सीधा आपको, इसको क्वालिटी भी बोलते हैं, इसको टिम्बर भी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई ग्लास गिर गया, वो स्टील का होगा या कांच का होगा, आप उसकी आवाज़ से ही पहचान सकते हो। अगर आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो तो उसकी आवाज़ से पहचान पा रहे हो कि कांच का गिरा है या स्टील का गिरा है। या अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ जो सामने से आ रही है आप पहचान लेते हो, है ना। अगर आपके किसी नोन की आवाज़ है तो वो क्वालिटी ऑफ साउंड है। वैसे ही अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हम देखें, इंस्ट्रूमेंट में अगर ढोलक बज रहा है या आपके गिटार बज रहा है या सितार बज रहा है तो आप आवाज़ को पहचान सकते हैं बिना वो देखे। तो वो क्वालिटी ऑफ साउंड है जो डिपेंड करता है मटेरियल पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 क्वालिटी होती है साउंड की, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, है ना। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब पिच फ्रीक्वेंसी पे, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे, क्वालिटी जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है? तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और ये श्रिलनेस दिखाता है आवाज़ की कितनी श्रिल है। श्रिलनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो श्रिलनेस है वो किस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे श्रिलनेस से आपके दिमाग में आएगा फ्रीक्वेंसी, पर फ्रीक्वेंसी कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में। वेलोसिटी दिया है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई चीज़ अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है वो उसके वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ घटती है, वेवलेंथ बढ़ती है फ्रीक्वेंसी घटती है। तो श्रिलनेस वेवलेंथ बढ़ने के साथ घटेगी, मतलब श्रिलनेस फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ बढ़ेगी। तो वेवलेंथ पे भी ये डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा इसका, वेवलेंथ ऑफ द साउंड, सही ऑप्शन नंबर सी। 2 एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून। चांद पे एक दूसरे को 2 एस्ट्रोनॉट्स अगर है वो नहीं सुन पाते हैं अगर वो बात करने की कोशिश करें। तो ऐसा क्यों होता है? देयर ईयर्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द मून, क्या उनके कान बंद हो गए हैं मून पे, या फिर एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, या दे वेयर स्पेशल स्पेस सूट्स ऑन द मून इसलिए, या द साउंड ट्रेवल्स मच मोर स्लोली ऑन द मून।
तो इसका सही आंसर है नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, क्योंकि आपको मालूम है साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, हमने बात की थी, क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंगे होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए पार्टिकल चाहिए होता है बीच में जो वाइब्रेट करके उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ठीक है। अगर वही एब्सेंट है, पार्टिकल ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून पे, तो वो कौन आगे ट्रेवल करके लेके जाएगा वेव्स को। तो इसीलिए मून पे एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से दो एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, ये भी हमने बात की थी। ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है, जिस रेंज के अंदर ह्यूमन सुन सकता है आवाज़ को, वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर आपको बोला जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। किलो हर्ट्ज का भी यही मतलब है, 20,000 हर्ट्ज तक ये सही फ्रिक्वेंसी है जिसके अंदर ह्यूमन सुन सकते हैं। एज पर WHO द सेफ नॉइस लेवल फॉर द सिटी इज, सिटी मतलब एक रेजिडेंशियल एरिया। अब मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब के लिए अलग अलग लिमिट सेट कर दी गई है कि कितनी साउंड होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर साउंड एक्सीड कर दी जाए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो सेफ नॉइस जो होगा, नॉइस का लेवल होगा वो कितना होना चाहिए, 45 डेसिबल होना चाहिए, जो एक सेफ लेवल होता है जिसके अंदर ह्यूमन सुन सकते हैं, ठीक है, जो डैमेज नहीं करेगा उनके एयर को। द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइस, जो इंसान टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, वो मैक्सिमम किस लेवल डेसिबल तक की आवाज़ को कर पाएगा वो टॉलरेट, तो मैक्सिमम वैसे 90 होता है, 90 डेसिबल होता है, पर यहाँ पे 85 दिया है सिंस, तो यही वाला करोगे क्लोजेस्ट वाला। पर हमने पर बात की थी जब, तो हमने डिस्कस किया था 90 डेसिबल मैक्सिमम होता है। इसके बाद जो ह्यूमन एयर होता है वो क्या उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सेफेस्ट और मतलब टॉलरेबल लिमिट है एक तरह से, सेफ भी नहीं बोलेंगे, टॉलरेट जो सहन कर सकता है ह्यूमन। साउंड अबव व्हाट लेवल इन डेसिबल इज कंसिडर्ड हैजार्डियस नॉइस, है ना। हैजार्डियस जो मतलब आपको करेगी ही, नुकसान पहुंचाएगी, वो होगी 80 और 90 के बीच वाली जो होती है वो सारी हैजार्डियस होती है, ठीक है। ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये हम बात कर चुके हैं, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमम होना चाहिए 90 डेसिबल तक, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फॉलोइंग, अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं 3, तो 3 में से एक लाउडनेस भी था। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पे करता है और फ्रीक्वेंसी पे पिच करता है, ठीक है, और लाउडनेस करता है एम्पलीट्यूड पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, ऐसी कौन सी बायोटेक्निक है जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज किया जाएगा। कहाँ पे यूज होता है इसका, सोनोग्राफी में, ECG, EEG या एक्सरे में। तो सोनोग्राफी में आएगा। सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव्स को आप यूज़ करते हो, जिसमें आप ऑर्गन के, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है, लीवर, स्टमक, है ना, और मूविंग फीटस जो होता है बॉडी के अंदर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसकी आप पोजीशनिंग देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी के अंदर, स्टोन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, ये सब आप देख सकते हो। तो ये मेडिकल यूज़ है इसका अल्ट्रासाउंड का, तो सोनोग्राफी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रे वेव्स यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ फीटस, देखो यही आ गया वूम में, तो कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं फीटस की ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है, वुमेन वूम में, तो ये होगा अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन नंबर सी। बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट एंड ऑल्सो प्रे, बैट्स जो होता है, चमगादड़ होता है, वो बहुत अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं। बल्कि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि द प्यूपिल ऑफ देयर आइज इज लार्ज, उनकी जो प्यूपिल होती है ना, वो कैसे लार्ज होती है, आंखों के अंदर जो होती है, या देयर नाइट विजन जो वेरी गुड, या फिर देयर बर्ड, एवरी बर्ड कैन डू दिस, या बैट्स के अलावा बाकी सारे बर्ड्स भी कर सकते हैं, या दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड आर गाइडेड बाय देम, गाइडेड होगा यहाँ पे, ये गाइडेड बाय देम।
तो यस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। हमने ये बात किया था, डिटेल में डिस्कस किया है। बैट्स अगर जा रहे हैं वो अपने चारों, उसके पास ये पावर है कि वो अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है और बल्कि अल्ट्रासाउंड को रिसीव बैक भी कर सकता है ना चमगादड़। तो अगर आगे कोई प्रे है, छोटा सा कोई इंसेक्ट है, कीट पतंगा है, या फिर आगे कोई दीवार है जो उसको हेल्प करेगी कि वो उसमें टकराए ना, है ना, तो वहाँ से वो डेविएट कर जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो अपने आसपास से अल्ट्रासाउंड्स निकालता रहता है। अगर आगे कुछ बड़ी चीज़ है तो अल्ट्रासाउंड जो हो गया, अल्ट्रासोनिक वेव टकरा के वापस आएगी और वापस रिसीव भी कर लेगा उसको, तो पता चल जाएगा कि कुछ आगे है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है वापस, तो वो डेविएट कर लेगा, अपना रास्ता बदल देगा और उड़ जाता है वहाँ से। अगर कोई छोटा सा पोर्शन रिसीव बैक करता है वो, तो उसको पता चलता है ये कुछ छोटा सा ये इंसेक्ट है, और इस तरह से वो प्रे भी कर पाता है डार्क नाइट के अंदर। ठीक है, तो ये आएगा डी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट देखेंगे, इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीच द डॉक्टर्स ईयर बाय। किस तरह से स्टेथोस्कोप में हार्ट बीट जो होती है, वो हार्ट बीट इतनी हमें सुनती नहीं है एक्चुअली, अगर हम बिना स्टेथोस्कोप के सुने, पर उसको लगाते ही इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुननी शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, क्या रीज़न होता है उसका? मल्टीपल डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पॉलराइजेशन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो इसका सही आंसर है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये हमने बात की थी, रिवर्बरेशन एक फिनोमिनन होता है जिसमें बार बार साउंड टकराती है। उसकी एप्लीकेशंस भी है बहुत सारी, पर उसके नुकसान भी है, क्योंकि जैसे अगर स्पीकर कोई बोल रहा है और रिवर्बरेशन वहाँ पे हो रहा है कि एक रूम के अंदर ही आवाज़ गूंज रही है, तो जो अगला उसने लाइन बोला है, पिछली लाइन उस पर आके ओवरलैप कर जाएगी और वो मैसेज क्लियरली नहीं पहुँच पाता है लिसनर्स तक। तो उसको हम अवॉइड करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कारपेट्स यूज़ करते हैं, कर्टन्स यूज़ करते हैं, फर्नीचर खूब सारा यूज़ करते हैं, ऐसा वुड यूज़ करते हैं दीवारों की जगह जो रिफ्लेक्शन ना करे बल्कि साउंड का एब्जॉर्व कर ले साउंड को। कारपेट यूज़ करेंगे तो फ्लोर पे वो रिफ्लेक्ट ना होके कारपेट उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो वो रिवर्बरेशन का नुकसान है, उसको हम उस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं रिवर्बरेशन। पर उसके कुछ फ़ायदे भी है, जैसे शहनाई यूज़ करते हैं, तो शहनाई को भी इस तरह से बनाया जाता है ताकि आवाज़ जो है वो ज़ोर से निकले। एक उसका शेप होता है ना शहनाई का इस तरह से, तो वो यहाँ से जो आवाज़ निकल रहा है इस तरह से आएगा, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, टकराते टकराते वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद बाहर पहुंचेगा और वो एडअप कर जाती है फ्रिक्वेंसीज और आपको लाउड आवाज़ निकलेगा बाहर। वैसे ही आपकी आवाज़ होती है स्पीकर में, जो स्पीकर्स होता है, स्पीकर्स की भी यही शेप होती है। ठीक है, वो भी आवाज़ को बढ़ाती है। इसी तरह से स्टेथोस्कोप में भी क्या होता है, स्टेथोस्कोप में भी जो आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हो, उस वायर के अंदर मान लो ये है जहाँ से आप सुन रहे हो, है ना, ट्रांसमिट हो रही है जहाँ से आवाज़, यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है अंदर, इस तरीके से वो इस मटेरियल से यूज़ होता है, और इस तरीके से कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद आवाज़ आगे आती है, और जब वो कानों तक पहुँचती है तो वो बार बार टकरा के और उसका एम्पलीट्यूड एडअप हो गया होता है बार बार, और वो इसीलिए लाउड सुनती है वहाँ पे। तो क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब रिवर्बरेशन के फिनोमिनन का यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप में। तो बस ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं बहुत सारे पेपर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। इसकी वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।